चलिए, तो हम सब जो है अपने YouTube चैनल में 2 विषय आरंभ करने की बात किए थे। तो उस चरण में एक विषय आपका ये आरंभ होगा, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। देखिए, भारतीय संविधान और कुछ चीज़ें हम राज्य व्यवस्था की टॉपिक करेंगे। राज्य व्यवस्था का सरल मतलब है कि देश का जो शासन है या व्यवस्था है वो कैसे चलती है। देखिए, ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आने वाले समय में जो परीक्षाएं होंगी, जैसे एक तो आपका यूपीपीएससी का 2020 का प्री परीक्षा होनी है। इसके अलावा एक आरओ 2016 का प्री होना है और एक आपकी परीक्षा होनी है बीओ एग्जाम की। ये 3 परीक्षाएं होनी है आयोग की, लोक सेवा आयोग की। इसके अलावा विभिन्न सारे वनडे एग्जाम भी हैं। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक शुरू किया जा रहा है। यानी कि आपको जो आगे वनडे एग्जाम, जैसे वनडे एग्जाम जैसे आपको एसआई का पेपर आगे देना पड़ेगा जब भी व्यवस्थाएं नाम होंगी। इसके अलावा यूपी SSC के एग्जाम होंगे या अन्य एग्जाम होंगे। तो इन सारे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम सब आज से भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। यानी कि इसमें हम विभिन्न चरणों में अलग अलग वीडियो लेक्चर के माध्यम से ये जानेंगे कि संविधान क्या होता है, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है, फिर हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं और साथ ही साथ संविधान के विभिन्न चरणों में प्रणालियां हैं। इन सब चीज़ों को समझना है। तो आज चूंकि पहली ही क्लास है, इसलिए हमको ये समझना है कि संविधान क्या होता है और संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले हम सब जानेंगे कि संविधान क्या है या संविधान का मतलब क्या है। तो संविधान क्या है, इस बात को समझने के लिए हम सबको ये जानना होता है कि संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है या इसको क्यों बनाते हैं। तो यहाँ पे पहली चीज आपको 2 चीजें स्पष्ट तौर पे समझनी पड़ती है। जैसे एक संस्था है राज्य, जिसको आप सब सरल भाषा में राष्ट्र समझते हैं, और एक संस्था है व्यक्ति, जिसको हम सब नागरिक के अर्थ में ज्यादातर प्रयोग करते हैं, क्योंकि नागरिकता एक विशिष्ट विषय है जिसको हम सब आगे डिस्कस करेंगे। तो हमने जैसा आपको बताया कि हमें समझना है कि संविधान क्या है सबसे पहले, क्योंकि कोई विषय पढ़ रहे हैं तो उसको जानें। हालांकि संविधान एक विषय न होकर के एक प्रकार की प्रणाली है, उसको हम सब समझते हैं। तो संविधान क्या है, इस चीज को जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना है कि राज्य क्या है और व्यक्ति क्या है। फिर राज्य के अंग और व्यक्ति के संबंध आदि को देख करके संविधान की संपूर्ण व्याख्या आपको समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम सब जानते हैं कि ये राज्य क्या है। तो यहाँ पर आप सब समझने का प्रयास करेंगे कि राज्य क्या है। तो आधुनिक राजनीति विज्ञान में राज्य का मतलब सबसे पहले आप राष्ट्र समझना, स्टेट नहीं। जैसे आमतौर पर बहुत लोग राज्य का मतलब स्टेट समझते हैं या स्टेट के शब्द इसको प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर इसको आप राष्ट्र समझेंगे। लेकिन राज्य जो होता है ये एक विशिष्ट समूह से मिलकर के बनता है, या वो 4 ऐसी चीजें हैं या 4 वो ग्रुप हैं या 4 चीजें हैं जिनसे मिलकर के राज्य बनता है। सबसे पहले उसको हमें समझना है, जिनको हम कह सकते हैं राज्य के अंग। यानी कि सबसे पहले हमें जानना कि राज्य क्या है और कैसे बनता है। तो विशिष्ट समूह है या 4 विशिष्ट समूह है या 4 विभिन्न जो है समूह है जिनके द्वारा राज्य का निर्माण होता है। तो किसी भी राज्य में ये 4 चीजें होनी चाहिए। जैसे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है जिसको हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल, या इसको हम सब कह सकते हैं निश्चित भूभाग। यानी कि राज्य का जो सबसे पहला महत्वपूर्ण तत्व है वो है या अंग है क्षेत्रफल या निश्चित भूभाग। इसका तात्पर्य यह है कि वर्तमान में किसी भी राष्ट्र राज्य के लिए या राज्य के लिए क्षेत्रफल का होना आवश्यक है, यानी उसका अपना क्षेत्रफल हो। दूसरी चीज होती है कि यानी किसी भी राज्य के
के लिए जनसंख्या अनिवार्य है, कि उसमें जनसंख्या का होना आवश्यक है। जनसंख्या के बाद तीसरी चीज जो है वो सरकार है, यानी कि वहां पे एक सरकार होनी चाहिए, वो किसी भी प्रकार की सरकार हो सकती है। और चौथी चीज होती है जिसको हम सब कहते हैं राजनीतिक विज्ञान की भाषा में संप्रभुता। संप्रभुता, तो इस चीज को सबसे पहले आप समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर राज्य क्या होता है और कैसे बनता है। तो राज्य एक विशिष्ट इकाई है या विशिष्ट मतलब संस्था है जो इन चार चीजों से मिलकर के बनी है। इनमें सबसे पहले आता है क्षेत्रफल, यानी वर्तमान में किसी भी एक राष्ट्र राज्य का अपना एक क्षेत्रफल होता है, जैसे भारत का क्षेत्रफल हम बताते हैं। फिर दूसरी चीज होती है जनसंख्या, क्योंकि बिना जन समूह के जनसंख्या के कोई देश नहीं बन सकता। यहाँ पर राज्य का संदर्भ आप देश के अर्थ में ही लेंगे। और तीसरी चीज होती है सरकार। सरकार का मतलब है कि वहां पे शासन प्रणाली को चलाने के लिए लोगों यानी व्यक्तियों और राज्य के संबंध के लिए एक सरकार का होना आवश्यक है, कैसी भी सरकार हो सकती है। और चौथी चीज होती है संप्रभुता। संप्रभुता का सरल अर्थ होता है कि राज्य आंतरिक या बाह्य रूप से किसी भी सत्य के अधीन नहीं है। इसको मैं अभी आपको उदाहरण के द्वारा समझा दूंगा। यानी सबसे पहले आप समझेंगे, इसको आप पॉइंट भी कर लेंगे कि राज्य के चार अंग होते हैं। सबसे पहला क्षेत्रफल, यह निश्चित भूभाग, जैसे आप बताते हैं कि भारत का क्षेत्रफल विशिष्ट क्षेत्रफल इतना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या आप बताते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार या वर्तमान में हमारी जनसंख्या कितनी है। फिर बताते हैं आप सरकार, जैसे कुछ बड़े एग्जाम में पहले ऐसे क्वेश्चन बने हैं कि राज्य के लिए कैसी सरकार आवश्यक होती है, तो वहाँ ऑप्शन थे लोकतंत्रात्मक है या संसदीय होना चाहिए, किसी भी प्रकार की होनी चाहिए। तो कोई भी सरकार हो, विश्व में बहुत प्रकार की सरकारें हैं, अलग अलग प्रणालियां हैं, आपके यहाँ कोई ना कोई राज्य चलाने के लिए सरकार का होना आवश्यक है। चौथी चीज होती है संप्रभुता। तो संप्रभुता का सरल अर्थ मैंने बताया कि संप्रभुता का सरल अर्थ होता है कि हमारा जो राज्य है या जो हमारा देश है वो आंतरिक रूप से या बाह्य रूप से किसी भी शक्ति के अधीन नहीं है। आंतरिक रूप से बाह्य रूप से मतलब जैसे कई बार ऐसा होता है कि संप्रभुता या संप्रभुता का, देखिए संप्रभुता का सरल मतलब होता है सर्वोच्च सत्ता, यानी कि सर्वोच्च सत्ता किसके हाथ में है, इस बात से निर्धारित होता है कि संप्रभुता का स्वरूप क्या है। तो उस पर बहुत ज्यादा नहीं जाना, वो राजनीति का विषय है, लेकिन आपको इतना समझना है कि राज्य के पहले कितने अंग होते हैं, चार अंग होते हैं, चारों के नाम आपको याद रखना है। इन चार अंगों को आवश्यक या अनिवार्य माना गया है। बाकी कई लोग और अंग भी बताते हैं, लेकिन वर्तमान अर्थव्यवस्था में या राजनीतिक विज्ञान में इन चारों अंगों को मान्यता है। और अगर कहीं भी ये क्वेश्चन आ जाए कि इन चारों अंगों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, तो संप्रभुता। आप बताएंगे कि सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है, संप्रभुता। और संप्रभुता का सरल अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता। अब प्रश्न उठता है कि किसी राज्य को संप्रभु कब माना जाए, किसी देश को संप्रभु कब माना जाए। तो संप्रभु देश को तभी माना जाएगा जब उसके ऊपर किसी प्रकार का आंतरिक या बाह्य नियंत्रण न हो। एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे 15 अगस्त 1947 के पहले, यानी ये डेट आप याद रखेंगे, 15 अगस्त 1947 के पहले भारत एक संप्रभु देश नहीं था। 15 अगस्त 1947 के पहले भारत एक संप्रभु देश नहीं था। क्यों संप्रभु देश नहीं था? यानी अगर हमसे ये प्रश्न बना भी है कि क्या भारत 15 अगस्त 1947 के पहले एक संप्रभु देश था, तो वहां पे प्रश्न उठता है, तो ये उत्तर होता है कि नहीं। यानी भारत को संप्रभुता कब प्राप्त हुई या भारत एक राज्य कब बना, तो 15 अगस्त 1947। क्यों? क्योंकि उसी दिन उसका एक क्षेत्रफल निर्धारित हुआ, जनसंख्या उसके पास थी, उसकी एक सरकार का स्वरूप निर्धारित हुआ और साथ ही साथ उसके पास संप्रभुता आई। तो संप्रभुता आने के कारण भारत एक राज्य के रूप में 15 अगस्त 1947 को स्थापित हुआ। 15 अगस्त 1945 के पहले भारत को हम संप्रभु नहीं कह सकते, क्योंकि 15 अगस्त 1947 के पहले हमारी जो संप्रभुता थी वो हमारे पास नहीं थी। हम ब्रिटेन के अधीन एक देश थे, इसलिए हम एक संप्रभु राष्ट्र नहीं थे। तो देखिए, संविधान को समझने के लिए कि संविधान क्या होता है और संविधान का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले राज्य को जानना आवश्यक है। तो यहाँ पे ये चारों पॉइंट आपको याद रखने हैं कि राज्य के कितने अंग होते हैं, क्षेत्रफल एक होता है, एक आपका जनसंख्या होता है, एक सरकार होता है और एक संप्रभुता होता है। एग्जाम में यदि आपसे कभी क्वेश्चन बने कि किस प्रकार की सरकार होनी चाहिए, तो किसी भी प्रकार की, यानी कोई भी सरकार हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है
वो किसी भी प्रकार की सरकार हो सकती है, सरकार के विशिष्ट रूप कई हो सकते हैं। चौथी चीज होती है संप्रभुता, जो सबसे महत्वपूर्ण। यदि क्वेश्चन बनता है कि राज्य के अंगों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन पहले बने हैं तो आप बताएंगे संप्रभुता। और संप्रभुता का सरल अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता, सर्वोच्च शक्ति। और संप्रभुता का मतलब ये भी होता है कि वो देश आंतरिक या बाह्य रूप से किसी भी शक्ति के अधीन नहीं है। तो मेरी समस्या राज्य का मतलब समझ गए होंगे, यानी राज्य क्या है, तो इसको मैं उठा लेता हूँ। यह दूसरा जो जिस पर हमें विचार करना है व्यक्ति, क्योंकि आजकल राज्य के संदर्भ में व्यक्ति को दो भागों में बांट दिया जाता है। आजकल राज्य के संदर्भ में व्यक्ति को दो भागों में बांट दिया जाता है, एक जो नागरिक होता है और एक जो विदेशी होता है। लेकिन मूल प्रश्न यहाँ पर व्यक्ति का है। तो यहाँ पर एक संस्था है जिसका नाम है राज्य और दूसरी संस्था है व्यक्ति। तो राज्य और व्यक्ति यदि हम दोनों संस्थाओं पर विचार करेंगे तो विचारकों के मध्य इस बात को लेकर के हमेशा एक प्रश्न रहा है कि व्यक्ति और राज्य के संबंध कैसे होने चाहिए, व्यक्ति और राज्य के संबंध कैसे होने चाहिए। और इन संबंधों के आधार पर तमाम प्रकार की सत्ताएं आई हैं, तमाम प्रकार की शासन प्रणालियां आई हैं। जैसे मैं आपको एक बताऊं, जैसे राजतंत्र पहले होता था, तो राजतंत्र की अगर हम बात करेंगे, जैसे शासन का एक प्रकार है राजतंत्र। राजतंत्र का सरल मतलब है राजा का शासन। तो राजा के शासन में व्यक्ति के अधिकार कम होते थे। अब जैसे वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में एक शासन का प्रकार है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र में व्यक्ति के अधिकार ज्यादा है। तो जो संविधान है ये मूल रूप से इस प्रश्न पर विचार करता है कि व्यक्ति और राज्य के संबंध कैसे होने चाहिए, यानी व्यक्ति और राज्य के संबंध। हालांकि यही एक संविधान का काम नहीं है, अन्य काम भी है, तो उन चीजों को हमें समझना है। लेकिन पहले आप इन अवधारणाओं से परिचित हो जाइए कि एक संस्था होती है राज्य और दूसरी संस्था होती है व्यक्ति, और दोनों के संबंधों के आधार पर शासन के प्रकार तय होते हैं। जैसे राजतंत्र एक है, लोकतंत्र है, और भी हो सकते हैं, जैसे निरंकुश शासन हो सकता है, अधिनायक शासन जिसको आप कह सकते हो, इस तरह के शासन हो सकते हैं। इन शासनों में व्यक्ति की अलग अलग स्थिति होती है। तो संविधान का काम क्या है, इस बात पे आगे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप राज्य और व्यक्ति को समझिए, ये दोनों संस्थाएं आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और इन दोनों के संबंधों के आधार पर शासन प्रणालियों का विकास होता है। और जो आज का संविधान है वो क्यों आया है, इस बात पर हम सब आगे चर्चा करेंगे। तो हम सब लोगों ने सबसे पहले जाना कि राज्य क्या है, और जैसा कि आपने देखा कि कोई भी राज्य बिना किसी व्यक्ति के नहीं बन सकता या बिना किसी समूह के नहीं बन सकता, जनसंख्या उसमें होनी ही चाहिए। अब यहीं पर एक चीज होती है, आपने जाना कि एक चीज होती है सरकार, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जैसे राज्य के 4 अंगों में एक चीज है सरकार। तो अब हमें ये जानना है कि ये सरकार क्या होती है और इसके कितने अंग होते हैं, क्योंकि संविधान उन अंगों में आपस में सामंजस्य भी करता है। ये बेसिक चीजें आपको जानना है। तो देखिए, जब आप संविधान का कभी अध्ययन करेंगे तो जो हमारी सरकार है उसके 3 भाग मुख्य रूप तौर पे होते हैं। जैसे सरकार के कितने अंग होते हैं, 3 अंग। तो यहाँ पे हम सब विचार करेंगे सरकार के अंग। अब देखिए, सरकार के 3 अंग होते हैं। इन तीनों अंगों को भी आप दिमाग में रखिए, तभी आप आगे की चर्चा को समझ पाएंगे। तो सरकार के 3 अंगों में एक अंग होता है विधायिका, जिसको कुछ लोग व्यवस्थापिका भी कहते हैं। एक होती है न्यायपालिका और एक होती है कार्यपालिका। यानी कि राज्य के 4 अंग होते हैं, राज्य का एक विशिष्ट अंग है सरकार, और सरकार के 3 अंग होते हैं। तो इन 3 अंगों को भी आप एकदम बिल्कुल, ये देखिए कि मूल चीजें हैं। जैसे जैसे आप संविधान आगे पढ़ेंगे ये तीनों चीजें या ऐसी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, इनकी जरूरत आपको बार बार पड़ेगी। तो सरकार के अंग कितने होते हैं, 3। सबसे पहला अंग है विधायिका या व्यवस्थापिका, दूसरा अंग है न्यायपालिका, और फिर एक अंग है जिसको हम कहते हैं कार्यपालिका। तो इन 3 अंगों को अगर आप देखेंगे तो सबके अपने अपने विशिष्ट कार्य है। जैसे विधायिका का काम है कानून बनाना, न्यायपालिका का काम है उन कानूनों की व्याख्या करना, जनता के लिए जो उचित कानून है उनको संरक्षण देना, और जो कानून लोकहित पे खरे न उतरे उनको रद्द करना, समाप्त करना।
और कार्यपालिका का काम है उन सारे कानूनों को जमीन पे क्रियान्वित करना, लागू करना। यानी यहाँ पे फिर से आप देखेंगे सरकार के कितने अंग होते हैं? 3। पहला विधायिका, तो विधायिका का काम क्या है? ये कानून का निर्माण करती है। जैसे विशिष्ट संदर्भों में आप समझिए कि जैसे भारत में संसद विधायिका है, भारतीय संसद विधायिका है, राज्य में विधानमंडल विधायिका का काम करता है। फिर हमारे पास एक अपनी न्यायपालिका है जिसके शीर्ष पे सर्वोच्च न्यायालय है। फिर कार्यपालिका है, कार्यपालिका में आगे हम चर्चा करेंगे कि 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है, अस्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी में हमारी ब्यूरोक्रेसी आती है। जैसे अगर हम इसको भी बांटना चाहें तो 2 प्रकार की ये कार्यपालिका होती है, एक स्थायी और एक अस्थायी। तो विधायिका का काम क्या है? कानून बनाना। जैसे मैंने बताया कि भारत में विधायिका कौन है? संसद है। न्यायपालिका उन कानूनों की व्याख्या करती है, उन कानूनों का संरक्षण करती है, जरूरत पड़ने पर विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों की जांच करती है, और अगर वो गैर जरूरी हो या देश के लिए हानिकारक हो तो उनको रद्द भी कर सकती है। कार्यपालिका का काम क्या होता है? विधायिका द्वारा बनाए गए सारे कानूनों को लागू करवाना। अब कार्यपालिका भी बाद में अगर आप पढ़ेंगे तो 2 प्रकार की होती है। स्थायी, जैसे जो ब्यूरोक्रेसी होती है, अफसरशाही होती है, वो अस्थायी कार्यपालिका होती है। और अस्थायी कार्यपालिका जो नेतागण होते हैं, मंत्रीगण होते हैं, क्योंकि वो हर 5 साल में बदलते रहते हैं। तो देखिए, एक चीज आपने क्या जानी कि राज्य क्या है सबसे पहले। दूसरा, राज्य के बाद एक संस्था है व्यक्ति, फिर एक संस्था है सरकार, फिर सरकार के अंग। इन चीजों को आप बेहतर समझते रहेंगे कि राज्य क्या है। तो राज्य 4 चीजों से बना है, वो आप ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे। व्यक्ति विशिष्ट समूह है सारी चीजों के मूल में यही है। और फिर एक चीज है सरकार। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे, सरकार के अंग, राज्य के अंग, व्यक्ति। अब इसको मिटाते हैं। तो चलिए भैया ना, तो हम सब लोगों ने किस पर विचार किया? राज्य पर विचार किया, राज्य के विशिष्ट अंग सरकार पर विचार किया, और व्यक्ति पर विचार किया। इन 3 चीजों पर हम लोगों ने विचार किया। देखिए, किसी भी विषय को समझने के लिए सबसे पहले हमें मूल में व्यक्ति को रखना होता है। यानी कि व्यक्ति, देखिए जितने भी विषय बने हैं उन विषयों में व्यक्ति में मूल्य है, मतलब व्यक्ति जो है वो मूल है। अब देखिए, व्यक्ति जहां जहां रहता है, जैसे व्यक्ति एक राजनीतिक समाज में रहता है, अपने काम की चीजें हमसे निकालता है। जैसे हम जहाँ पे रहते हैं, हम जिस समाज में रहते हैं, वो एक प्रकार का राजनीतिक समाज भी होता है। या आम जीवन में राजनीतिक तौर पे हमको कई चीजों का सामना करना पड़ता है। तो राजनीतिक समाज में जब हम रहते हैं तो राजनीतिक समाज को जानने के लिए एक विषय बना जिसका नाम है राजनीति विज्ञान। यानी कि व्यक्ति राजनीतिक समाज में निवास करता है, राजनीतिक समाज में रहता है, तो उसके लिए एक विषय बना जिसका नाम है राजनीति विज्ञान। और इसी राजनीति विज्ञान का एक अंग है संविधान। देखिए, ये जो राज्य है, व्यक्ति है, संविधान है, ये इसी राजनीतिक विज्ञान का अंग होता है। तो चूंकि सभी विषयों के मूल में व्यक्ति होता है, तो वर्तमान में जैसे जैसे शताब्दियां आगे बढ़ रही हैं, व्यक्ति ज्यादा केंद्र में आ रहा है। पहले व्यक्ति गौण था, राज्य ज्यादा प्रधान था। अलग अलग शासन प्रणालियों में अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे राजतंत्र में अगर देखेंगे तो व्यक्ति गौण होगा और शासन प्रधान होगा, लेकिन वर्तमान में व्यक्ति को ज्यादा महत्व दिया जाता है। तानाशाही शासन में व्यक्ति को कम महत्व दिया जाता है। तो यहाँ पे एक बात को समझिए, राज्य, सरकार और व्यक्ति को आपने समझा। फिर व्यक्ति कहाँ रहता है? राजनीतिक समाज में। और राजनीतिक समाज में अगर वो रहता है तो उसके राजनीतिक समाज को उन्नत बनाने के लिए विज्ञान बना जिसका नाम है राजनीति विज्ञान। और उसी राजनीति विज्ञान के तहत हम संविधान का अध्ययन करते हैं, और इसी के तहत हमें विशिष्ट तौर पर भारतीय संविधान का अध्ययन करना होता है, क्योंकि हम भारत में रहते हैं और भारतीय कानून व्यवस्था, संविधान व्यवस्था को हमें जानना होता है। देखिए, ये सारी चीजें बताने का यही मतलब है कि आप संविधान को जाने कि संविधान है ये। तो संविधान को समझना है तो हम उसको राज्य, व्यक्ति और इन्हीं संस्थाओं के संदर्भ में समझ सकते हैं। जैसे हमें संविधान को समझना है तो हम इन्हीं संस्थाओं के, इन्हीं अर्थों के द्वारा हम समझ सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि संविधान क्या है, संविधान क्या है, इस बात को हमें समझना है। तो ठीक है, देखिए हम लोगों ने राज्य, व्यक्ति और क्यों
क्यों संविधान की जरूरत पड़ी, इस बात को जाना। अब हम ये जान लेंगे कि संविधान क्या है, कि संविधान होता क्या है। देखिए संविधान क्या होता है इसको आप जरूर नोट कर लेंगे। संविधान जो होता है ये विशिष्ट संविधान को समझने के लिए मैं आपको एक लाइन दूंगा, उसी लाइन से आप इसको समझने का प्रयास करेंगे कि संविधान क्या होता है। तो संविधान जो होता है वो विशिष्ट कानूनी दस्तावेजों का जो है, संविधान की अगर हम बात करेंगे तो संविधान जो होता है वो विशिष्ट कानूनी दस्तावेजों का समूह होता है, जिसको वैधता प्राप्त रहती है, या इसको हम कह सकते हैं कि वो विधिक रूप से वैध रहता है। तो देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे बहुत सरल वार्तों में। देखिए साधारण अर्थों में बता दिया जाता है कि संविधान नियमों आदि का समूह होता है, लेकिन बहुत ही अगर स्पष्ट चीजों को जाने तो संविधान क्या होता है, विशिष्ट कानूनी दस्तावेजों का समूह होता है जिसको की वैधता या विधिक वैधता, यानी विधिक रूप से उसको वैधता प्राप्त होती है। देखिए बिना वैधता के कोई संविधान नहीं बनेगा। जैसे भारतीय संविधान वैध है इसलिए हम उसका पालन करते हैं, उसको वैधता प्राप्त है हमारे समाज में, हमारे शासन व्यवस्था में, हमारे लोगों में, हमारे नागरिकों में उसको वैधता प्राप्त है। तो संविधान विशिष्ट कानूनी दस्तावेजों का समूह होता है। देखिए विशिष्ट कानूनी दस्तावेज क्यों, सामान्य नहीं, जैसे साधारण कानून संविधान में नहीं आते हैं। साधारण कानून का मतलब होता है हमारे दैनिक जीवन के कानून हैं, ट्रैफिक के नियम हैं, इनको आमतौर पर संविधान में शामिल नहीं किया जाता है। हालांकि भारतीय संविधान में कुछ सामान्य कानून भी शामिल हुए हैं, लेकिन संविधान विशिष्ट कानूनी दस्तावेजों का समूह होता है जिसको की वैधता प्राप्त होनी चाहिए, वैधता प्राप्त होती है। बिना वैधता के उसका कोई अर्थ नहीं होता है। ये संविधान का सरल मतलब होता है। अब देखिए संविधान का अर्थ ही हो गया, तो मैंने आपको जो व्यक्ति, राज्य और जो सरकार की संस्थाएं बताई हैं उन्हीं के लिए संविधान का जन्म होता है। अब संविधान क्यों बनता है, तो देखिए संविधान क्यों बनता है, सबसे पहले ये नागरिक और राज्य के बीच संबंध निर्धारित करता है, यानी एक नागरिक के तौर पे और राज्य के बीच, यानी नागरिक के तौर पर व्यक्ति और राज्य के बीच क्या संबंध होते हैं। जैसे मान लेते हैं हम सब भारतीय नागरिक हैं और हमारा भारत एक राज्य है, तो हमारा संविधान हमारे और राज्य के बीच विभिन्न संबंधों को बताता है। जैसे मान लेते हैं मौलिक अधिकार हैं, तो मौलिक अधिकार व्यक्ति को या नागरिक को, हालांकि कुछ विदेशियों को भी मिले हैं, लेकिन नागरिक को राज्य के खिलाफ एक प्रकार की गारंटी देता है। नीति निर्देशक तत्व राज्य को यह निर्देश देते हैं कि आपको अपने नागरिकों के लिए ये काम करने हैं। तो संविधान का जो पहला मूल अर्थ हुआ या पहला जो कार्य हुआ कह सकते हैं कि ये क्यों बनता है, तो नागरिक और राज्य के संबंधों के लिए संविधान का निर्माण किया जाता है। दूसरा होता है कि जो राज्य की संस्थाएं हैं, दूसरा होता है कि जो राज्य की संस्थाएं हैं उनके अंतर संबंध, इनकी व्याख्या की जाती है। राज्य की संस्थाएं कौन कौन सी, या सरकार के अंग जो आपने अभी पढ़े जैसे विधायिका, फिर कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो उनके बीच क्या अंतर संबंध होंगे। देखिए जब संविधान नहीं होता था या संविधान को उतना ज्यादा मान्यता प्राप्त नहीं थी, तो अंतर संबंध तो तभी भी होते थे। जैसे मान लेते हैं कि कोई राजा है, निरंकुश राजा है, तो विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका सब वही है। अब संविधान क्या बताता है कि राज्य की संस्थाओं के बीच में अंतर संबंध क्या होंगे। जैसे अपने यहाँ क्या है, देखिए भारतीय संविधान को जब आप आगे पढ़ेंगे तो अपने यहाँ क्या है कि विधायिका कानून बनाएगी, लेकिन विधायिका सर्वोच्च नहीं है, विधायिका के ऊपर न्यायपालिका है। न्यायपालिका उन कानूनों की समीक्षा कर सकती है, पुनरावलोकन कर सकती है। कार्यपालिका कोई कार्य करेगी, कार्यपालिका के ऊपर भी नियंत्रण है। जैसे अगर आप आगे और विशिष्ट पढ़ेंगे तो हमारी जो कार्यपालिका है या जो केंद्र की कार्यपालिका है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। कहने का मतलब है कि संविधान का अर्थ पहले आप जानेंगे। संविधान क्या होता है, विशिष्ट कानूनी दस्तावेजों का एक समूह होता है और उनको वैधता प्राप्त होती है। ये नागरिक और राज्य के बीच संबंध बताता है, राज्य की संस्थाओं के बीच में संबंधों का विकास करता है कि राज्य और उनकी संस्थाओं के बीच में क्या संबंध होने चाहिए। तो इन सब चीजों के लिए संविधान का जन्म होता है। संविधान के कार्य यही होते हैं कि हमें नागरिक और राज्य के संबंध को बताना है, राज्य की संस्थाओं के संबंध को बताना है, सरकार के स्वरूप को बताना होता है, सरकार कैसी होगी। जैसे अगर संविधान
पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत एक संसदात्मक लोकतंत्र है, गणतंत्र उसकी अपनी एक विशेषता है, पंथ निरपेक्षता उसकी अपनी विशेषता है। तो संविधान का अर्थ यहाँ से आपको मिलेगा कि संविधान होता क्या है, यानी कि संविधान क्या होता है। तो विशिष्ट कानूनी दस्तावेजों का एक समूह होता है, उन सारे कानूनी दस्तावेजों को वैधता प्राप्त होती है और नागरिक राज्य के बीच संबंध बताएगा, राज्य की संस्थाओं के बीच संबंध बताएगा, शासन के स्वरूप को भी बताएगा, बहुत सारी चीजें निकलेंगी कि शासन कैसा होगा या शासन व्यवस्था कैसी होगी, इन चीजों को भी बताएगा। संस्थाओं के बीच में क्या संबंध होंगे, जैसे एक उदाहरण से आपको समझाते हैं। जैसे भारत में नियंत्रण संतुलन का सिद्धांत प्रयोग किया गया है। मतलब नियंत्रण संतुलन का मतलब है जैसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच एक विशिष्ट संतुलन साधा गया है। अमेरिका में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया गया। इन चीजों को हम सब आगे समझेंगे। तो ये पहला हमारा चरण हुआ जिसमें हमने जाना, देखिए फिर से एक बार देखिए, आपने क्या जाना कि राज्य क्या होता है, सरकार क्या होती है, उसके कितने अंग होते हैं, व्यक्ति क्या होता है, ये आपने जाना। और फिर संविधान की जरूरत हमको क्यों पड़ती है, इस बात को जानने से पहले हमें संविधान का अर्थ जानना होता है। संविधान के कार्य की अगर बात करेंगे तो जैसे जैसे चर्चा बढ़ेगी आप समझते जाएंगे संविधान के बहुत सारे विशिष्ट कार्य होते हैं। तो चलिए हम सब फिर आगे आपका टॉपिक देखते हैं। देखिए यहाँ पर इस चीज को समझेंगे, आप सबने जाना कि संविधान का अर्थ क्या होता है। तो आपको बताया गया कि संविधान जो है वो कई सारे विधिक दस्तावेजों का एक या विशिष्ट कानूनों का एक दस्तावेज होता है जिसको विधिक मान्यता प्राप्त होती है। उसका मूल काम क्या है ये जाना आपने कि नागरिक और राज्य के बीच संबंध निर्धारित करना, साथ ही साथ संस्थाओं जैसे विभिन्न संगठनों के बीच संबंध बनाना। अब यहाँ पे देखिए मूल थोड़ा बहुत हम सब चर्चा कर लेते हैं कि संविधान का कार्य क्या होता है, यानी किसी देश का जो संविधान होता है वो आखिर कौन से कार्य करता है, उससे हमें क्या क्या चीजें मिल सकती हैं। तो ये संविधान के कार्य में अगर देखेंगे तो संविधान का जो सबसे पहला कार्य है, यहाँ पे देखेंगे आप पॉइंट है, पहला पॉइंट है कि राज्य या राष्ट्र, मैंने ब्रैकेट में राष्ट्र कर दिया है ताकि आप भटके नहीं। तो संविधान के कार्यों पर अगर हम नजर डालेंगे तो सबसे पहले उसका मुख्य कार्य क्या होता है कि वो राज्य या राष्ट्र के दर्शन और विचारधारा को बताता है। यह दर्शन का मतलब है ज्यादातर राजनीतिक दर्शन और विचारधारा, यानी कि एक देश का संविधान अगर हम पढ़ें तो वो उस राज्य के या उस राष्ट्र के दर्शन और विचारधारा को बताता है। इस बात को आप उदाहरण से ज्यादा बेहतर समझेंगे। जैसे यदि आप भारत का संविधान पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि भारत के संविधान को पढ़ने के बाद आपको इस राष्ट्र राज्य का या इस देश की विचारधारा और दर्शन के बारे में काफी कुछ जानकारी आपको मिलेगी। संक्षिप्त में अगर हम बात करें, जैसे अगर भारत का संविधान आप पढ़ेंगे तो जैसे आप पाएंगे कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है, तो आप पाएंगे कि भारतीय जो राज्य है वो हमारे व्यक्तियों को मौलिक अधिकार देता है। नीति निर्देशक तत्व है, शासन प्रणाली है, यानी दर्शन और विचारधारा में अगर देखेंगे तो भारत जैसे लोकतंत्रात्मक राज्य है, गणतंत्रात्मक राज्य है, पंथ निरपेक्ष राज्य है। इसके अलावा अगर और संविधान में आगे अगर आप अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि हमारे यहाँ संवैधानिक सर्वोच्चता को अपनाया गया है। तो यदि किसी देश के संविधान का अध्ययन किया गया, यदि संविधान का सबसे पहला कार्य क्या होता है कि किसी राष्ट्र राज्य के दर्शन और विचारधारा को वो बताता है या उसको स्पष्ट करता है। जैसे अगर आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो बहुत चीजें स्पष्ट हो जाती है कि हमारा देश कैसा है, शासन प्रणाली कैसी है। जैसे हमारी शासन प्रणाली संसदीय लोकतंत्र है, गणतंत्रात्मक शासन हमारी विशेषता है। इसके अलावा हम पंथ निरपेक्ष राज्य है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। तो यानी कि मैं सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि संविधान का कार्य क्या होता है। तो उसमें सबसे पहला कार्य होता है कि राज्य या राष्ट्र के दर्शन और विचारधारा को वो स्पष्ट करता है। यानी अगर हम किसी देश के संविधान का अध्ययन करेंगे तो उस देश के राजनीतिक दर्शन को, वहां की विचारधारा को बहुत स्पष्ट रूप से जान जाएंगे। तो ये पहला कार्य है। अगर दूसरा कार्य फिर क्या है संविधान का, दूसरा संविधान का प्रमुख कार्य है मूलभूत कानूनों की अभिव्यक्ति, यानी कि जो मूलभूत कानून होते हैं। जैसे भारत में विधि का शासन अपनाया गया है, कानून कौन बनाएगा, कैसे बनेंगे, उनकी जांच कैसे होगी। संसदीय सर्वोच्चता मैंने बताया कि भारत में संसदीय सर्वोच्चता नहीं अपनाई गई है बल्कि संवैधानिक सर्वोच्चता अपनाई गई है। ब्रिटेन का संविधान आप पढ़ेंगे तो वहां आपको संसदीय सर्वोच्चता मिलेगी। तो संविधान का पहला कार्य क्या है, राष्ट्र राज्य का दर्शन और विचारधारा बताना। उसके साथ दूसरा उसका काम क्या है, मूलभूत कानूनों की अभिव्यक्ति करना, यानी जो मूलभूत कानून है उनको बताना। तीसरा जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि वो संगठनात्मक ढांचा बताता है। किसी देश का संविधान संगठनात्मक ढांचे को बताता है। संगठनात्मक ढांचा कौन सा, वही विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो अगर आप भारतीय संविधान का अध्ययन करेंगे
तो देखिए भारतीय संविधान को अगर आप अभी विस्तृत तौर पर अध्ययन करेंगे तो उसमें केंद्र और राज्य का एक ही संविधान है। तो जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे केंद्र की कार्यपालिका विधायिका मिलेगी, फिर राज्य की कार्यपालिका विधायिका मिलेगी, न्यायपालिका हमारी एकीकृत है, न्यायपालिका को विभाजित नहीं किया गया है, हमारे यहाँ एकल न्यायपालिका है। तो संविधान का एक ये भी काम होता है संगठनात्मक ढांचा। काम तो बहुत सारे होते हैं लेकिन उनमें से कुछ बड़े काम मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। यानी कि सबसे पहले संविधान को पढ़ेंगे अगर किसी देश के आप, तो उस देश का दर्शन और उस देश की विचारधारा से आप परिचित होंगे। राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक विचारधारा। जैसे आप अमेरिका का संविधान पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ अध्यक्षात्मक शासन है। भारत का संविधान पढ़ेंगे तो पाएंगे कि हमारे यहाँ संसदात्मक शासन है। आप कुछ देशों में देखेंगे तो वहाँ संसदीय लोकतंत्र के साथ साथ गणतंत्र भी है, भारत भी उसी देशों में से है। अब जैसे ब्रिटेन का संविधान पढ़ेंगे तो ब्रिटेन में लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं है, वहां भी राजा का पद आनुवंशिक रूप से बना हुआ है। तो संविधान का मुख्य काम यही होता है कि वो पहले राजनीतिक दर्शन को, विचारधारा को स्पष्ट करता है, मूलभूत कानूनों की अभिव्यक्ति करता है कि मूलभूत कानून कौन कौन से हैं, संगठनात्मक ढांचा बताता है जो मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ। संगठनात्मक ढांचे में जैसे कार्यपालिका का स्वरूप क्या होगा, विधायिका का स्वरूप क्या होगा, न्यायपालिका का स्वरूप क्या होगा, वो कहाँ से अधिकार पाएंगे। जैसे भारत में तीनों अपने अधिकार संविधान से पाते हैं। फिर सरकार के स्तर को बताता है, या सरकार का स्तर हटा करके स्वरूप कर सकते हैं, स्तर भी लिख सकते हैं कि सरकार का स्वरूप कैसा है। देखिए सरकार संघीय है कि परिसंघीय है कि एकात्मक है। जैसे सरकारों के ये तीन स्वरूप आपको मिलेंगे, हालांकि परिसंघ अब बहुत कम मिलते हैं। जैसे भारतीय संविधान को ही आगे आप पढ़ेंगे तो इस बात पर विचार आप करेंगे कि भारतीय संविधान एकात्मक है कि संघात्मक है। जैसे कुछ लोगों का मानना है कि भारतीय संविधान संघात्मक है, कुछ लोगों का मानना है एकात्मक है, कुछ लोगों का मानना है कि दोनों के बीच में कहीं पर है। तो अब संघात्मक सरकार क्या होती है, संघात्मक सरकार क्या होगी, एकात्मक सरकार क्या होगी, परिसंघीय सरकार क्या होगी, ये सभी संविधान बताता है। और किस देश में कौन सी सरकार का स्वरूप है इसको भी बताता है। जैसे भारत के बारे में बताया कि ना तो उसको पूर्ण संघ मानते हैं कुछ लोग, ना ही पूर्ण एकात्मक मानते हैं, तो वो उसको कहते हैं एकात्मक है, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे संविधान के कार्य को भी आप ध्यान में रखना है। यानी कि देखिए सबसे पहले हम सब लोगों ने फिर से एक बार विचार कर लिया है, पहला वीडियो है। जैसे राज्य क्या है तो आपने जान लिया, इसके चार अंग होते हैं, चारों को याद रखना है। व्यक्ति क्या है, क्योंकि राज्य और व्यक्ति के दोनों के संबंधों के आधार पर ही राजनीतिक विज्ञान और संविधान का जन्म होना है। देखिए व्यक्ति ही महत्वपूर्ण इकाई है, और जैसे जैसे आगे हम पढ़ेंगे व्यक्ति महत्वपूर्ण होता चला जाएगा। मतलब जैसे जैसे हमारा लोकतंत्र आएगा, उदारवाद आएगा, गणतंत्रात्मक व्यवस्थाएं आएंगी, वैसे वैसे व्यक्ति ज्यादा महत्व पाता है। तो मतलब देखिए राज्य क्या है, व्यक्ति क्या है, और दोनों के बीच संबंध क्या है, राज्य के अंदर क्या है, फिर सरकार के अंदर क्या है, संविधान का अर्थ क्या होता है, संविधान के कार्य क्या होते हैं, ये पहली चर्चा आपकी थी। तो संविधान के कार्य को फिर से देखेंगे। राज्य का राजनीतिक दर्शन और विचारधारा को संविधान बताएगा, यह मुख्य रूप से इस पर होता है। इसके अलावा मूलभूत कानूनों की अभिव्यक्ति करेगा, संगठनात्मक ढांचा बताएगा कि वहाँ पे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का स्वरूप क्या है, कैसे अधिकार पाते हैं, सरकार के स्वरूप पर बात करेगा, संघीय, परिसंघीय, एकात्मक आदि। तो ये आपका पहला चरण हुआ कि संविधान क्यों हम पढ़ते हैं, संविधान का उदय कहाँ से होता है, संविधान का अर्थ क्या होता है, संविधान में किन चीजों पर विचार किया जाता है और उसके मुख्य कार्य क्या होते हैं। तो जैसा कि आज का ये जो पहला हमारा, देखिए ये अभी प्रयोग के चरण में है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास पढ़ाने का बहुत मेरा अनुभव नहीं है, तो इसलिए ये प्रयोगात्मक चरण है। तो उसमें कुछ चीजें इधर उधर हो सकती हैं, आप उसको मैनेज करेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा व्यवस्थित हो जाएगा। तो हमें पढ़ना भारतीय संविधान, ठीक, थोड़ा विश्लेषणात्मक इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि जो परीक्षाएं होती हैं उसमें कथन कारण के क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं। वनडे परीक्षाओं में तो सीधे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ज्यादा बड़ी परीक्षाओं में उस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पे हमें इन सारी चीजों को ध्यान देना होगा। तो देखिए आज का ये संविधान का मतलब पहला वीडियो है, इसका केवल उद्देश्य था कि आप क्लास शुरू हो जाए और थोड़ा प्रयोग भी हो जाए। तो इसमें देखो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था अगर पूरा हम पढ़ेंगे तो एवं राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था में हम ये भी थोड़ा सा जानते हैं कि सरकार से संबंधित कुछ चीजें हैं, प्रशासन संबंधित चीजें हैं। देखिए बहुत रूढ़ संविधान बड़ा आसान होता है, सरल होता है, वो बहुत ही तथ्यात्मक पढ़ दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ विश्लेषणात्मक रहेगा, तो ये हमें पढ़ना है। लेकिन इसके पहले मैंने आपको बताया कि हमें विचार करना था कि संविधान क्या है। तो संविधान क्या है, इस पर मैंने आपको बताया कि ये जो है महत्वपूर्ण जो है कानूनी या विशिष्ट कानूनों के दस्तावेजों का समूह होता है, जिसको विधिक वैधता प्राप्त होती है, विधिक मान्यता प्राप्त होती है।
ये सबसे पहले हमने जाना, और इसको समझने के लिए मैंने आपको समझाया कि राज्य क्या है, राज्य के 4 अंग कौन से होते हैं, और व्यक्ति क्या है, और राज्य व्यक्ति के संबंध क्या है, इस पर हम लोगों ने बात की। फिर हम लोगों ने बात की कि सरकार क्या है, और सरकार के 3 अंग क्या होते हैं। आगे जैसे जैसे व्याख्या होगी हम डिस्कस करेंगे कि 3 अंगों में संबंध क्या होते हैं, और इन संबंधों के आधार पर हम चीजें आगे की चीजों को समझेंगे। तो ये विचार हुआ, और साथ ही साथ हम लोगों ने जाना कि संविधान क्या है, और फिर एक चीज हमने जानी कि संविधान के कार्य क्या होते हैं। देखिए इन चीजों को अगर आप समझेंगे तो कभी आपको कहीं लिखना पड़ेगा या डिस्कशन करना पड़ेगा, तो वो चीजें आप समझ जाएंगे। भाई आपसे कोई पूछे कि कार्य क्या है संविधान के, तो आप बताएंगे कि वो राजनीतिक विचारधारा दर्शन को स्पष्ट करता है, संगठनात्मक ढांचे को बताता है, सरकार के स्वरूप को बताता है, नागरिक के और राज्य के बीच संबंध को बताता है। तो इन सारी चीजों को आपको समझना है कि संविधान क्या है, क्यों बनता है, आखिर जरूरत क्यों पड़ती है, राज्य क्या होता है, सरकार क्या होती है, व्यक्ति क्या होती है, उसके संविधान के कार्य क्या होते हैं, इन चीजों को हमें समझना। अगले वीडियो में हम सब संविधानवाद पर चर्चा करेंगे। संविधानवाद एक शब्द है, वो बहुत कम मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन इस बार पढ़ाऊंगा संविधानवाद क्या है। और फिर देखिए संविधान चूंकि आप पढ़ रहे हैं, देखिए एक तो तरीका होता है कि भारतीय संविधान कैसे बना, किस तरह बना, उस पर हम सब बाद में चर्चा करेंगे। पहले चरण में हम सब चर्चा करेंगे कि संविधान, अभी हमने क्या पढ़ा कि संविधान क्या है, उसके कार्य क्या होते हैं, और उसका क्यों जरूरत उसकी पड़ती है। फिर दूसरे वीडियो में हम सब पढ़ेंगे संविधानवाद क्या होता है, और अगर जरूरत पड़ी तो भारतीय संविधान की विशेषताएं, इन सब चीजों को हम सब समझेंगे। और साथ ही साथ फिर भारतीय संविधान का एक विकास वाला चरण है, उसको भी आगे हम सब पढ़ेंगे। तो पहले चरण में ये सारी चीजें हैं, इनको आप सब देखें, और फिर अगले वीडियो में आपको इसके आगे की जानकारी मिलेगी।